आज हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का मात्रात्मक विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। इसके पहले लेक्चर में आपने देखा था कि कार्बनिक यौगिक में जितने भी तत्व उपस्थित है उनका हम पता लगाते हैं, उसका डिटेक्शन किए थे कि कौन कौन से तत्व मौजूद है। लेकिन आज हम जानेंगे कि उस कार्बनिक यौगिक में वो तत्व कितने प्रतिशत मात्रा में मौजूद है, उसका परसेंटेज क्या है। तो प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने को हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिकों का मात्रात्मक विश्लेषण, है उसकी प्रतिशत मात्रा ने उसका हम कह सकते हैं तत्वों का हम आकलन करेंगे। तो आज हम किन किन तत्वों का आकलन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन का जैसे हमने परीक्षण किए थे, आकलन भी दोनों का साथ में ही होता है, जिसको हम लिबिक विधि द्वारा जानेंगे किस प्रकार करते हैं। और हम इसके बाद फिर पढ़ेंगे नाइट्रोजन का आकलन, जिसकी दो विधि है, ड्यूमर विधि और जेल्डार विधि। फिर हम पढ़ेंगे हैलोजन का आकलन कैरियस विधि के द्वारा, फिर सल्फर का आकलन पढ़ेंगे और फिर फास्फोरस विधि, ये भी कैरियस विधि के द्वारा हम पढ़ेंगे। तो आइए आप सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का हम प्रतिशत मात्रा यानी उसका कितना कार्बनिक यौगिक में कार्बन कितने प्रतिशत मौजूद है और हाइड्रोजन कितने प्रतिशत मौजूद है, क्योंकि इसका परीक्षण तो हमने कर चुके थे। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम इसको करते हैं। तो एक चित्रानुसार आप देख रहे हैं कि उपकरण है। इस उपकरण में आप देख रहे हैं कि एक दहन नली है। इस दहन नली में एक प्लेटिनम की किस्ती है, यानी कि एक नाव है, जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक पदार्थ जो कि प्रतिदर्श कहलाता है उसकी ज्ञात मात्रा, उसको वजन आप लेंगे 0.1 से 0.3 ग्राम के आसपास आप लेंगे। उसकी निश्चित मात्रा जो कि आपको पहले से पता है उसको यहाँ पे हम लेंगे, जो कि प्लेटिनम की किस्ती है, यानी प्लेटिनम का कप है जिसमें आप इसको रखेंगे। और चूंकि दहन नली तो इसमें हम दहन करेंगे किसके माध्यम से, बर्नर के माध्यम से। और ये दहन नली आप देख रहे हैं कि आगे किससे जुड़ी हुई है, एक कांच की बल्ब है जिसमें हम देख रहे हैं कि इसमें अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है और दूसरे साइड में जो यू आकार का जो ट्यूब है, बल्ब है, उसमें KOH का विलयन भरा हुआ है। ये दोनों जो विलयन है इनकी मात्रा, इनका भार हमको पहले से पता रहता है कि हमने इसमें कितना मात्रा KOH लिया है और इसमें कितना कैल्शियम क्लोराइड, ये मात्रा आपको पहले से निश्चित होती है, ज्ञात होती है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इस दहन नली में आगे में हमने एक और पदार्थ रखा है जिसको बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड के छोटे छोटे टैबलेट्स या पैलेट्स हैं। अब ये पूरा का पूरा उपकरण हमने देखा है दहन नली को, फिर हम एक भट्टी में रखते हैं क्योंकि यहाँ तापमान की आवश्यकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रयोग का सिद्धांत क्या है और इसकी विधि क्या है। तो जिस प्रकार से कार्बन में कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन की हमने पहचान सुनिश्चित की थी, उसी प्रकार मात्रा को ज्ञात करने के लिए भी हम किससे अभिकृत करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक है जिसकी आपको ज्ञात मात्रा मौजूद है, आपने 0.1 से 0.3 ग्राम के आसपास आपने लिया है। और यहाँ पर कुछ मात्रा हमने किसकी लिया हुआ है, यहाँ पर ये मौजूद है क्यूप्रिक ऑक्साइड के पैलेट्स। पहचान में भी हमने क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया था, इसमें भी आपको क्यूप्रिक ऑक्साइड लेना है दहन नली में, लेकिन इनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंबशन कराना है, ज्वलन कराना है। तो आपकी ऑक्सीजन शुद्ध और शुष्क होनी चाहिए। तो आइए इसकी कौन कौन सी क्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो चूंकि यहाँ पर कार्बनिक यौगिक में कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है, इस कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा हम किस प्रकार ज्ञात करें, उसका सिद्धांत क्या है, उसकी प्रयोग विधि क्या है। तो सबसे पहले हमने ज्ञात मात्रा का प्लेटिनम किस्ती में जो सैंपल लिया है कार्बनिक यौगिक का, तो उसकी क्रिया किसके साथ हो रही है, इस क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ में, जो कि यहाँ पर दहन नली में मौजूद है। और पूरे उपकरण को हमने भट्टी में रखा हुआ है, यहाँ के तापमान बहुत अधिक होगा और हमने यहाँ से प्रवाहित किए शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। इनकी क्रिया से क्या होता है, तो कार्बन जो कार्बनिक यौगिक में मौजूद है क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन क्यूप्रिक ऑक्साइड से अभिकृत होकर के H2O यानी कि जल वाष्प बना लेगा। तो दोनों के दोनों कार्बन और हाइड्रोजन CO2 और H2O के रूप में, CO2 के रूप में और H2O जल वाष्प के रूप में। इधर जो पहले से हमको मालूम है कि इसमें कितना कैल्शियम क्लोराइड रखा हुआ है, जो कि अनाद्र होता है, जिसमें नमी मौजूद नहीं होती, उसको मात्रा आपको पहले से ज्ञात होती है। और साथ में KOH की भी मात्रा आपको पता है कि दूसरे ट्यूब में जो बल्ब है यू आकार का, जिसमें हमने KOH ले लिया है। अब ये दोनों गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2 दोनों की दोनों इसमें जाएगी। तो सबसे पहले हाइड्रोजन H2O जब जाएगा तो H2O इस कैल्शियम के द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है, H2O को ये रोक लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे आगे निकल करके यहाँ पर CO2 जाएगी और CO2 यहाँ पर जाके अधिशोषित होती है, अवशोषित होती है।
तो जल वाष्प अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड आद्र कैल्शियम क्लोराइड में हाइड्रेटेड फॉर्म में बदल जाएगा, और चूंकि इसकी मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, अवशोषित हो जाएगी, इसका वजन बढ़ जाएगा पहले से, इसका भार पहले से भार आपको पता था, और बाद में जो H2 अवशोषित हो गया तो पहले का भार और बाद में जो H2 अवशोषित हो गया, दोनों के भार के अंतर से हम H2 का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। H2 यहाँ पे रुक गया, जो बची कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अवशोषित नहीं होती, बल्कि उसके बाद में जो जुड़ी हुई है KOH का जो विलयन है, ये पूरा का पूरा विलयन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, इसका भी वजन बढ़ जाता है, इसका द्रव्यमान वृद्धि हो जाती है। पहले का द्रव्यमान और बाद के द्रव्यमान के अंतर से हम कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, जो ऑक्सीजन वहां से प्रवाहित करे, अगर अतिरिक्त मात्रा में तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। अब ये दो सूत्र हैं जिनकी मदद से हम कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र के हिसाब से CO2 का 44 होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के 2, तो कुल मिला के CO2 का द्रव्यमान सूत्र के अनुसार 44 होगा। अब इसके बाद प्रयोग में बनी कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान हम ज्ञात करेंगे। पहले जो KOH का विलयन यूट्यूब में लिया था, उसके बाद जब CO2 उसमें अवशोषित हो गई, दोनों का जो अंतर होगा उस अंतर को हम बोलेंगे प्रयोग में बनी कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान। और कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान जो आपने स्टार्टिंग में जितनी भी मात्रा लिया था 0.1 ग्राम लिया था, जो भी मात्रा लिया वो आपको मात्रा पता है, इसमें 100 का अगर गुणा कर दे तो आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम कार्बनिक यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा के लिए निर्धारित सूत्र है 12 कार्बन का द्रव्यमान बट्टी सूत्र के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान 44 गुणित प्रयोग में बनी जो CO2 का द्रव्यमान, दोनों का जो अंतर है यानी कि KOH विलयन का प्रारंभिक द्रव्यमान और जब अवशोषित हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, उन दोनों का जो अंतर है वो कहलाएगा प्रयोग में बनी कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान। और जो कार्बनिक यौगिक आपने इस प्लेटिनम किस्ती में प्रारंभिक में लिया था उसका द्रव्यमान गुणित 100 से आप निकाल सकते हैं कार्बन की प्रतिशत मात्रा। इसी प्रकार हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा भी आप निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान H2 के रूप में 2 होगा, और उसके बाद H2 का द्रव्यमान हो जाएगा जो जल वाष्प बन रही है उसका 18। प्रयोग में बने H2O का द्रव्यमान आप ज्ञात कर सकते हैं प्रारंभिक कैल्शियम क्लोराइड जो अनाद्र होता है उसका द्रव्यमान, फिर H2O जब अवशोषित हो जाएगी, उन दोनों का जो अंतर होगा उससे हम ज्ञात कर सकते हैं प्रयोग में बने जल का H2O का द्रव्यमान। और कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान जो आपने पहले लिया था गुणित 100 करके आप कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अब हम कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन के आकलन की पहली विधि है ड्यूमा विधि। इसके बारे में जानेंगे कि ड्यूमा विधि के द्वारा हम कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चित्र अनुसार एक उपकरण आप देख रहे हैं जिसमें कि एक दहन नली, इस दहन नली में कार्बनिक यौगिक और CU क्यूप्रिक ऑक्साइड की मात्रा को हमने यहाँ पे ज्ञात मात्रा को रख दिया है। इसके पहले ऑक्सीकृत कॉपर रोल है और इधर पर अपचित कॉपर रोल यानी गेज या जाली बोल सकते हैं, कॉपर की जाली या कॉपर रोल है यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीकृत और यहाँ पर अपचित, और ये पूरा का पूरा किस में रखा हुआ है दहन नली में। ये पूरी की पूरी दहन नली, दहन नली को हमने भट्टी में रखा हुआ है। इसके साथ आगे आप देख रहे हैं कि एक उपकरण और दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं नाइट्रोमीटर। इस नाइट्रोमीटर में हमने इस फनल की मदद से KOH विलयन को इसमें डाल दिया हुआ है। यहाँ पर KOH का विलयन भरा हुआ है। यहाँ पर कौन सा विलयन भरा हुआ है KOH की ज्ञात मात्रा हमने यहाँ से इसमें डाल दिया है। ये KOH का आपका विलयन है, और इस विलयन के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मरकरी की सील लगी हुई है, मरकरी की सील है। और इस पूरे उपकरण में आप देख रहे हैं कि इसको हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में पूरा का पूरा गर्म करें। इसके अंदर एक भी वायु उपस्थित पहले से नहीं होना चाहिए, तो हम पूरा का पूरा इसको कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में कार्बनिक यौगिक की जो ज्ञात मात्रा उसके क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ में गर्म कर रहे हैं। अब हमको नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है, तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए हम पूरे की पूरी कार्बनिक यौगिक में जितने भी नाइट्रोजन है उसको N2 में परिवर्तित करते हैं, डाई नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं, उसके बाद उसकी मात्रा को ज्ञात करते हैं। तो यह विधि सभी प्रकार के नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के लिए
प्रयुक्त की जाती है, चाहे वो चक्रीय हो या खुली श्रृंखला वाला कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, सभी के लिए उपयुक्त है ड्यूमा विधि। इस विधि में सबसे पहले हम इसके सिद्धांत को समझते हैं, सिद्धांत और इसके रासायनिक समीकरण को। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में कार्बन मौजूद होता है, जो कि क्यूप्रिक ऑक्साइड जहां पे रखा हुआ है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। हाइड्रोजन अगर है तो रासायनिक क्रिया करके वो जल वाष्प बना लेगा। लेकिन उस कार्बनिक यौगिक जिसमें कि नाइट्रोजन मौजूद है, तो नाइट्रोजन भी क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्रिया करके नाइट्रोजन N2 के रूप में डाइनाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन साथ में हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे NO, NO2, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बना सकते हैं। नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड भी प्राप्त होंगे। अब इस N2 को हमको प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है, तो जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ पर बन रहे हैं, चाहे वो NO के रूप में हो, NO2 के रूप में हो या नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब N2 तो रहेगा। N2 के अलावा अदर जितने भी अन्य ऑक्साइड नाइट्रोजन के, ये सारे के सारे आपके रास्ते में देख रहा है अपचयित कॉपर रोल या कॉपर की जाली है, ये पूरे इसके साथ क्रिया करके जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, जो कॉपर की जो जाली है यानी कि अपचयित कॉपर रोल है, वो उसको किसमें अपचयित कर देगी, पूरे के पूरे नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाएंगे। पूरे के पूरे जितने भी ऑक्साइड है पूरे के पूरे डाई नाइट्रोजन के रूप में रूपांतरित हो जाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ कौन सी गैस जाएगी, यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही यहाँ पर प्रवाहित होगी। अब ये पूरी की पूरी नाइट्रोजन गैस हम प्रवाहित कर रहे हैं, इसके साथ में हो सकता है कि CO2 H2O ये भी मौजूद हो सकते हैं। सारे के सारे ये गैस जितने भी हैं पूरी की पूरी KOH विलयन में प्रवाहित की जाती है। KOH विलयन में जैसे ही प्रवाहित करती है तो कार्बन के ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड H2O ये सारे के सारे इस KOH विलयन में अवशोषित जाते हैं और नाइट्रोजन इस KOH विलयन में अघुलनशील होती है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर उपस्थित होती है, नाइट्रोजन गैस ये अघुलनशील होती है और KOH विलयन के ऊपर में जब इकट्ठा होती है तो यहाँ पर दाब लगाएगी, जो भी वायुमंडलीय दाब होगा उसके आधार पर ये नीचे सरकेगा। उस आधार पर हम कितना दाब लगा रही है उसको ज्ञात कर लेते हैं। और इसका जो आयतन है, नाइट्रोमीटर में एक स्केल लगा हुआ है कि कितनी मात्रा में, क्योंकि ये जो जितनी भी नाइट्रोजन गैस है इस पे प्रेशर लगाएगी, घुलती नहीं है तो नीचे सरकेगा, वापस इधर जाएगा, इधर वापस बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि नीचे मरकरी सील लगी है। मरकरी सील होने के कारण ये नाइट्रोजन गैस वापस इधर नहीं जाती बल्कि इस KOH विलयन की जो ट्यूब है उसमें से इधर निकल करके चल जाती है। तो जितने भी नाइट्रोजन गैस है उसका हम आयतन यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, जो भी आपके कमरे के ताप है उसको फिर हम NTP पे परिवर्तित करते हैं, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में इसको परिवर्तित करते हैं, यानी कि जो भी आपका आयतन है गैस का उसको NTP पर परिवर्तित करते हैं। और इस सूत्र की सहायता से हम इस कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। N2 का जो द्रव्यमान होता है सूत्र के हिसाब से 14 दूनी 28 होता है और ये NTP पर 1 मोल नाइट्रोजन गैस का जो मिलीलीटर में आयतन होता है वो 22,400 ml मिलीलीटर होता है। और इसमें हमने चूंकि जो आयतन ज्ञात किया था उसको NTP में परिवर्तित कर देंगे और जो कार्बनिक यौगिक हमने प्रारंभिक में जो लिया था उसकी मात्रा को यहाँ रख देंगे और प्रतिशत निकालना तो हम 100 का गुणा करके हम इसकी प्रतिशत मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ड्यूमा विधि सभी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब हम नाइट्रोजन के आकलन की द्वितीय विधि जो कि जेल्डाल विधि है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विधि है और इस विधि का हम प्रयोग भोज्य पदार्थों में उपस्थित नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए, जो ड्रग्स हैं औषधियों में उपस्थित नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए और जो उर्वरक होते हैं फर्टिलाइजर उनमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए हम जेल्डाल विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन यह विधि सभी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिकों में यौगिकों में प्रयुक्त नहीं की जाती। इसके कुछ अपवाद है जिसमें ये प्रयुक्त नहीं की जाती। उसमें तो आपको जिन कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रो समूह हो या जिन कार्बनिक यौगिकों में डाईएजे समूह हो या नाइट्रोजन पेरिडीन जैसा हो गया, यानी कि चक्रीय यौगिकों में अगर नाइट्रोजन इस प्रकार से बंधित है या क्विनोलिन है, ये अपवाद है जिनमें हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। ये अपवाद ध्यान रखिए,
कि जिन कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रो समूह होगा, जिन कार्बनिक यौगिकों में एजो या डाई एजो समूह होगा, जैसे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा का हम ज्ञात नहीं कर सकते। नाइट्रो एल्केन हो गया, पिरिडीन हो गया, क्विनोलिन हो गया, आइसोक्विनोलिन, इनमें हम इस जेल्डाल विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। ये सिर्फ प्रयोग किसमें कर सकते हैं? जिनमें भोज्य पदार्थों में उपस्थित जो प्रोटीन है उनमें उपस्थित नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा हो गया, या फिर हम जो उर्वरक हैं जैसे कि यूरिया हो गया उसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, या तो ये जितने भी भोज्य पदार्थ हैं या ड्रग है, औषधि, उनमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए विधि उपयुक्त है। सभी के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी ये अपवाद है जिनमें हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो पिरिडीन हो गया, इनमें प्रयोग नहीं कर सकते। क्विनोलिन हो गया, क्विनोलिन, तो इनमें प्रयुक्त हम नहीं कर सकते। अपवाद विशेष ध्यान रखना। इसके पहले हम जो ड्यूमा विधि प्रयुक्त किए थे वो सारे जितने भी कार्बनिक यौगिक नाइट्रोजन युक्त उसमें प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन जेल्डाल विधि हम सिर्फ प्रयुक्त किसके लिए करते हैं? तो ये खाद्य पदार्थ, औषधि और उर्वरक, इनमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा हम ज्ञात करने के लिए हम जेल्डाल विधि का प्रयोग करते हैं। अब ये किस प्रकार से करते हैं? ड्यूमा विधि में हमने तो पूरी की पूरी कार्बनिक यौगिक में जो जितने भी नाइट्रोजन थे उसको डाइनाइट्रोजन में परिवर्तित कर लिया था, लेकिन यहाँ पर हम N2 के रूप में इसको प्राप्त नहीं करते। यहाँ पे पूरे के पूरे नाइट्रोजन को हम अमोनिया गैस में परिवर्तित करते हैं और अमोनिया गैस के द्वारा ही हम नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। आइए हम इसका सिद्धांत क्या है और इसका उपकरण किस प्रकार से है। तो आप देख रहे हैं एक उपकरण जिसमें एक लंबी गर्दन वाला, जैसे ऊंट की गर्दन होती है इस प्रकार लंबी गर्दन वाला एक फ्लास्क होता है जिसको हम जेल्डाल फ्लास्क कहते हैं। इस फ्लास्क में हम कार्बनिक यौगिक, इसकी तुलनीय मात्रा लगभग 0.5 ग्राम आप ले सकते हैं। उसमें हम पोटेशियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल और कॉपर सल्फेट, इनकी भी निश्चित मात्रा, सल्फ्यूरिक अम्ल जो हम लेंगे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लगभग 25 ml, पोटेशियम सल्फेट ये है 5 ग्राम के लगभग। ये पोटेशियम सल्फेट जो है H2SO4 की क्वथनांक को बढ़ाने का कार्य करता है, और साथ में 0.1 ग्राम जो है कॉपर सल्फेट भी लिया जाता है जो कि उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पर हम कार्बनिक यौगिक लेंगे और साथ में क्या मिलाएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट। कॉपर सल्फेट उत्प्रेरक का कार्य करता है, कॉपर सल्फेट ये कैटलिस्ट है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। पोटेशियम सल्फेट जो H2SO4 की क्वथनांक को वृद्धि करता है। अब ये सारा का सारा हमने ले लिया इस जेल्डाल फ्लास्क में। इस जेल्डाल फ्लास्क को फिर हम बर्नर की सहायता से हम गर्म करते हैं। पहले हल्का गर्म करते हैं, धीरे धीरे इसका फिर तेजी से गर्म करते हैं, जैसे रंग इसका भूरा हो जाता है फिर इसको गर्म करना बंद करते हैं। आप देखिए यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो आइए हम इसके सिद्धांत में चलते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन होगा वो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया करेगा। इसकी उपस्थिति मैंने आपको बता दिया कि उत्प्रेरक का कार्य करता है और ये H2SO4 की क्वथनांक को वृद्धि करता है। तो जितनी भी नाइट्रोजन उस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होगी वो पूरी की पूरी अमोनियम सल्फेट में बदल जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों आपस में क्रिया करके, जो कि हम गर्म करें, यहाँ पर जो जितना भी पदार्थ होगा वो काय में बदल जाएगा? अमोनियम सल्फेट के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? इस अमोनियम सल्फेट को ठंडा करके हम फिर एक दूसरा फ्लास्क लेते हैं। इस फ्लास्क में हम क्या लेते हैं? ये अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4, यानी जेल्डाल फ्लास्क का जो लिक्विड है उसको हम पूरा पूरा ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे फ्लास्क में। इस फ्लास्क में भी आप देख रहे हैं कि इसमें हमने एक थिसिल फनल लगाया हुआ है जिसमें आप NaOH डालेंगे। उसके बाद इसका apparatus आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जल संघनित्र, एक संघनित्र लगा हुआ है, संघनित्र यहाँ पर लगा हुआ है। और उसके बाद नीचे एक कोनिकल फ्लास्क में इसमें मानक H2SO4 यानी कि अम्ल हमने रख दिया है जिसकी सांद्रता आपको पहले से ज्ञात है। इस अम्ल को यहाँ पर हमने रख दिया। एक स्टैंडर्ड जिसकी नार्मलता या मोलरता आपको पता है, ऐसा हमने पहले से ले लिए। उसका आयतन भी आपने निश्चित मात्रा में ले लिए, इसकी नार्मलता मोलरता या नार्मलता आपको पता है। अब ये उपकरण का हमने क्या किए? जेल्डाल फ्लास्क का द्रव पूरा का पूरा इसमें ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद आपने इसको नीचे से गर्म करने के पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं? यहाँ पर हम NaOH की निश्चित बूंद बूंद करके जैसे इसमें हम डालते हैं
तो अमोनियम सल्फेट और कास्टिक सोडा NaOH के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, अमोनियम सल्फेट और कास्टिक सोडा इन दोनों के बीच जब अभिक्रिया होती है, तो इस अभिक्रिया में जो आपका नाइट्रोजन है किस रूप में परिवर्तित हो गई, अमोनिया गैस के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये जो अमोनिया गैस है, इन दोनों की अभिक्रिया से NH3 गैस बनेगी और बाकी तो आपका द्रव में यहाँ पर सोडियम सल्फेट और जल यहाँ पर बच जाएगा। लेकिन जो गैस है, गैस ऊपर होते हुए ऐसी प्रवाहित होकर यहाँ पर आएगी। जैसे अमोनिया गैस इस संघनित जहाँ से जल प्रवाहित हो रहा है, ठंडा कर रहा है, तो गैस द्रव के रूप में रूपांतरित होगी और द्रव के रूप में जैसे अमोनिया लिक्विड जो अमोनिया है इस मानक अम्ल में अवशोषित कर ली जाती है। मानक अम्ल जिसका हमको पहले से नॉर्मलता या मोलरता ज्ञात है और इसका आयतन भी आपको पता है। अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो अमोनिया है, जो मानक अम्ल H2SO के साथ क्रिया करके अमोनियम सल्फेट के रूप में कन्वर्ट हो गई है। अब हम इस अम्ल का, जिसमें अमोनिया घुली हुई है और इसमें जो जितना मात्रा अम्ल की बची रहेगी उसका हम NaOH के साथ हम उदासीनीकरण क्रिया यानी कि अम्ल क्षार अनुमापन के द्वारा हम क्या करते हैं कि इससे हम आयतन ज्ञात करते हैं। अम्ल का आयतन हम अमोनिया के द्वारा जितना उदासीन हुआ है जो अम्ल, उसकी नॉर्मलता आपको पहले से पता है और अमोनिया के द्वारा उदासीन हुए अम्ल का हम आयतन ज्ञात करते हैं। यानी कि यहाँ पर हम अम्ल क्षार अनुमापन करेंगे आपका अम्ल, और दूसरा इसमें हम किसके साथ अनुमापित करेंगे, कास्टिक सोडा NaOH के साथ। और अम्ल दोनों की जब हम उदासीनीकरण की जब हम क्रिया करेंगे उससे हमको NH3 द्वारा उदासीन हुए अम्ल की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। और इस सूत्र की मदद से, सूत्र आपका सामने दिख रहा है कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, ये कैलकुलेशन निरीक्षण पर आधारित फाइनल सूत्र जो बना हुआ है, इसमें 1.4 गुणित n क्या है, n आपको मालूम है कि अमोनिया द्वारा उदासीन हुए अम्ल की जो नॉर्मलता, जो कि आपने जहाँ अम्ल लिया उसकी नॉर्मलता आपको पहले से पता है। आयतन जो कि आप अनुमापन के द्वारा ज्ञात करेंगे, अनुमापन आप लेंगे अम्ल और जो मानक जो NaOH होगा उन दोनों का अम्ल क्षार जो अनुमापन होगा उसकी मदद से हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे, जो कि आयतन आप यहाँ पर रख सकते हैं। और W क्या है, जो पहले से ज्ञात पदार्थ की मात्रा जो आपने शुरुआत में लिया था उस मात्रा को आप रख करके हम इस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सूत्र आप विशेष ध्यान रखिए 1.4 NV/W। तो ये था नाइट्रोजन का आकलन। अब हम कार्बनिक यौगिकों में हैलोजन का आकलन करेंगे। हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन प्राय इसकी और आयोडीन का भी हम आकलन कर सकते हैं। इसकी दो विधि है, कैरियस विधि और मैसेंजर विधि। तो आज हम बात करेंगे कैरियस विधि के द्वारा हम कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हैलोजन यानी क्लोरीन या ब्रोमीन की कितनी प्रतिशत मात्रा विद्यमान है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले कैरियस विधि में जो उपकरण का जो चित्र है वो आप देखिए, एक दहन नली है, ये दहन नली है, इसके अंदर एक कांच की नली दिख रही है जिसमें आप, इसका नाम है कैरियस नली। इस कैरियस नली में हम जिस कार्बनिक यौगिक में हैलोजन उपस्थित है, हैलोजन युक्त उस कार्बनिक पदार्थ की ज्ञात मात्रा हम यहाँ पे नाप करके, तौल करके हम ले लेते हैं। साथ में इसमें हम मिलाते हैं सदुम नाइट्रिक अम्ल और सिल्वर नाइट्रेट। इन तीनों को ज्ञात मात्रा को लेकर के हम इसको सील पैक कर लेते हैं। इस नली का नाम है कैरियस नली। इस कैरियस नली को हम एक आयरन ट्यूब, ये लोहे की बनी होती है, ये दहन नली लोहे की बनी होती है। इस लोहे की नली में इसको हम रखते हैं और इस पूरी दहन नली को फिर हम एक भट्टी में रखते हैं जहाँ तापमान अधिक होता है। तो हम डायरेक्ट इसको गर्म नहीं करते, हम इस भट्टी में रख के दहन नली से फिर तापमान हम किसमें देते हैं, कैरियस नली में। इस कैरियस नली में कार्बनिक यौगिक जिसमें हैलोजन मौजूद है उसकी ज्ञात मात्रा और साथ में नाइट्रिक अम्ल, सदुम नाइट्रिक अम्ल की मात्रा और सिल्वर नाइट्रेट को हम बिल्कुल सील बंद करके इसमें रख के जब गर्म करते हैं तो जितना भी हैलोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन है, ये AgNO3 के साथ क्रिया करके AgCl या AgBr में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर उसका एक अवक्षेप प्राप्त होता है। लगभग इसको 4-5 घंटे तक हम गर्म करते हैं। गर्म करने पर जितना भी कार्बनिक यौगिक में हैलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है,
ये सारे का सारा सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके, अगर Cl है तो AgCl का अवक्षेप बनेगा, सफेद रंग का होता है, AgCl का अवक्षेप सफेद रंग का प्राप्त होता है। अगर AgBr है तो इसका रंग पीला रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। जो भी अवक्षेप प्राप्त होगा अगर सफेद रंग का है तो इसका मतलब इसमें क्लोरीन मौजूद है, अगर पीला आ रहा है AgBr तो इसमें ब्रोमीन है, और गहरा पीला आता है तो आयोडीन उपस्थित है। अब इसका प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए हम इस निम्नलिखित सूत्र का प्रयुक्त कर सकते हैं। हैलोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है तो आपको हैलोजन जो भी है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसका परमाणु भार जैसे क्लोरीन का 35.5 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है, और जो Agx मतलब सिल्वर हैलाइड जो AgCl सूत्र के अनुसार उसका द्रव्यमान यानी Ag का 108 और धन जो भी आपका हैलोजन उसका भार टोटल करेंगे तो AgCl का 143 होगा और AgBr का 188 होगा। ये द्रव्यमान लेंगे। उसके बाद प्रयोग द्वारा प्राप्त जो AgCl बना है उसको सबसे पहले हम निकालते हैं परख नली से, जो भी आपकी कैरियर स्टडीज को तोड़ करके बाहर निकालते हैं, उसको धोते हैं, साफ करते हैं, फिर उसको ओवन में ले जाकर सुखाते हैं, फिर इसको तौलते हैं। तो जो प्रयोग द्वारा प्राप्त जो AgCl यहाँ पर जो AgCl बनेगा या AgBr बनेगा, तो सबसे पहले हम इस कैरियर नली को बाहर निकालेंगे, इसको तोड़ेंगे, और उसके बाद जितना भी AgCl बना है उसको हम साफ करेंगे, धोएंगे पानी के माध्यम से, और फिर इसको ओवन में रख करके सुखाएंगे और उसकी मात्रा जो तौल लेंगे, उस प्रयोग द्वारा प्राप्त Agx का द्रव्यमान का मान हम यहाँ रखेंगे। AgCl है तो AgCl, AgBr है तो AgBr। और जो आपका द्रव्यमान ज्ञात था जो प्रारंभ में अपने कार्बनिक यौगिकों की जो निश्चित मात्रा ली थी उस मान को हम यहाँ रखेंगे और 100 का गुणा कर देंगे तो आप हैलोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। तो क्लोरीन की अगर निकालना है AgCl, आपका AgCl बन रहा है तो क्लोरीन का भार, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 और जो AgCl होगा जिसमें Ag का 108 धन क्लोरीन का 35.5 कुल मिला के होगा 140.5। AgCl जो प्रयोग के द्वारा प्राप्त हमारा जो कैरियर नली में प्राप्त हुआ उसका AgCl का द्रव्यमान, और कार्बनिक यौगिक का जो प्रारंभिक मात्रा आपने जो दिए थे स्टार्टिंग में उस द्रव्यमान को रख करके और थोड़ा 100 करके हम क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार ब्रोमीन का भी आप निकाल सकते हैं। AgBr का अगर यहाँ पर पीला अवक्षेप प्राप्त हो रहा है क्योंकि हम तीनों चीज आप रखेंगे यहाँ पर, कार्बनिक यौगिक, नाइट्रिक अम्ल और सिल्वर नाइट्रेट, इनकी क्रिया से जब 4-5 घंटे तक हम इसको गर्म करेंगे भट्टी में और दहन नली में तो यहाँ AgBr का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। उस पीले अवक्षेप को आप निकालेंगे उसमें तोड़ करके और उसको धोएंगे, फिर उसके बाद सुखाएंगे। सुखाने के बाद जो द्रव्यमान प्राप्त होगा वो AgBr का प्राप्त होगा प्रयोग के द्वारा। फिर कार्बनिक यौगिक के भार रख करके हम 100 का गुणा करके हम ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आयोडीन का भी ज्ञात कर सकते हैं। अब 2 बज गए। सल्फर और फास्फोरस का आकलन। कार्बनिक यौगिक में सल्फर का आकलन ज्ञात करने के लिए भी हम कैरियस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में भी हम कैरियस नली का प्रयोग करते हैं। इस कैरियस नली में हम ज्ञात मात्रा जो कार्बनिक यौगिक को उसको लेते हैं और उसके साथ में हम नाइट्रिक अम्ल के साथ में इसको गर्म करते हैं। इसको हम किसके साथ गर्म करते हैं? नाइट्रिक अम्ल के साथ हम गर्म करते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो पूरा का पूरा जितना भी है सल्फर वो पहले H2SO4 में परिवर्तित हो जाता है। HNO3 से 3 ऑक्सीजन परमाणु निकलते हैं और ये पूरा का पूरा जितना भी कार्बनिक यौगिक में सल्फर है वो सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है H2SO4 में। फिर इसको हम बाहर निकालते हैं। फिर बीकर में हम जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें हम फिर बेरियम क्लोराइड की मात्रा हम जब इसमें मिलाते हैं तो पूरा का पूरा जो आप जैसी इसकी मात्रा मिलाएंगे तो दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होगी। आयनिक अभिक्रिया होने के बाद बेरियम धनायन सल्फेट ऋणायन के साथ आकर्षित होकर बेरियम सल्फेट का सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये व्हाइट कलर का पीपीटी सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अवक्षेप जो सफेद रंग का, चूंकि हमने H2SO4 हमने कैरियस नली में क्या बना दिया था H2SO4, इसको बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद इसको बीकर में हम ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के बाद फिर हम बेरियम क्लोराइड से इसको अभिकृत करते हैं। जैसे अभिकृत करते हैं तो सफेद रंग का बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यह अवक्षेप टूथपेस्ट के जैसा दिखाई देता है। इसको हम बाहर फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। फिल्टर पेपर में जब आ जाएगा फिर इसको हम क्या करते हैं, उसको फिर धोते हैं, सफाई करते हैं, उसकी पानी के द्वारा उसको धोते हैं, सफाई करते हैं। साफ करने के बाद फिर इसको हम ओवन में सुखाते हैं। जब सूख जाता है
तब उसकी हम मात्रा तौल लेते हैं और निम्न सूत्र जो दिखा है बोर्ड में, इसकी मदद से हम कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सल्फर की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। सल्फर का द्रव्यमान 32 और जो बेरियम सल्फेट का जो द्रव्यमान होता है सूत्र के रासायनिक सूत्र के हिसाब से 233 होता है। और प्रयोग के द्वारा जो BH यहाँ पे हमको जो मिला, कैरियस नली से हमने जो सल्फ्यूरिक अम्ल लिए, फिर उसकी BHCl2 से क्रिया कराए, BHCl2 से क्रिया करने के बाद जो बेरियम सल्फेट जो प्राप्त हुआ, जिसको हमने छाने, उसके बाद सुखाए, सुखाने के बाद जो तौले, उसका जो द्रव्यमान यहाँ पर आपको लिखना है। प्राप्त प्रयोग के द्वारा जो प्राप्त हमको बेरियम सल्फेट जो मिल रहा है श्वेत अवक्षेप, उसका द्रव्यमान, और जो कार्बनिक यौगिक हमने प्रारंभिक अवस्था में लिया था उसका द्रव्यमान अगर हम रख दें और 100 का गुणा कर दें तो हम इस कार्बनिक यौगिक में सल्फर की प्रतिशत मात्रा को भी हम ज्ञात करते हैं। तो यह विधि कैरियस विधि कहलाती है, क्योंकि इसमें हमने कैरियस नली का प्रयोग किया है। क्योंकि कैरियस नली में हमने कार्बनिक यौगिक और नाइट्रिक अम्ल को हमने अभिकृत किया था, जो पूरा का पूरा जो सल्फर है पूरे का पूरा सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। उसके बाद फिर हम बेरियम क्लोराइड से अभिकृत करके बेरियम सल्फेट में बदल लेते हैं। बेरियम सल्फेट को हम निकालते हैं और उसके बाद उसको धो करके, फिल्टर करके, धो करके, फिर उसको सुखा करके उसका द्रव्यमान हम यहाँ पर रखेंगे। तो इस सूत्र के माध्यम से हम कार्बनिक यौगिक में सल्फर की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम फास्फोरस का भी हम आकलन कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिक में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जो कार्बनिक यौगिक है उसकी भी हम HNO3 के साथ क्रिया करते हैं। HNO3 के साथ जब क्रिया करते हैं तो फास्फोरस पहले फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में परिवर्तित होता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की हम जब जल से अभिकृत करेंगे तो वो फास्फोरिक अम्ल में बदल जाता है। तो पूरे का पूरा फास्फोरस जितना भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित है वो पूरे का पूरा किस में रूपांतरित हो जाता है? फास्फोरिक अम्ल में। इसको हम ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं। H3PO4 इसका सूत्र है। ये ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को फिर हम चूंकि आकलन कर रहे हैं फास्फोरस H3PO4 के रूप में, हम H3PO4 की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं? मैग्नीशियम मिश्रण। मैग्नीशियम मिश्रण क्या होता है? जो कि अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का जो मिश्रण होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम मिश्रण। इस मैग्नीशियम मिश्रण के साथ हम जो फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो चुका है उसके साथ जब हम रासायनिक क्रिया करेंगे तो ये पहले तो बनता है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, सफेद अवक्षेप होता है। लेकिन जैसे ही ये अवक्षेप मिलेगा आप इसको फिर, जैसे हमने बेरियम सल्फेट को अलग करके छान करके फिर उसको धोया था फिर सुखाया था, वैसे हम मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, ये भी श्वेत रंग का ही होता है। लेकिन जैसे इसको आप हटाएंगे, धोएंगे, छान करके फिर इसको धोएंगे फिर सुखाएंगे, जैसे इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये किसमें बदल जाता है? मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बदल जाता है, Mg2P2O7। तो ये जब हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में रूपांतरित हो जाता है। ये भी सफेद ही कलर का होता है। इस अवक्षेप को फिर हम, इसकी मात्रा को फिर हम ज्ञात करते हैं और ज्ञात करने के बाद ये सूत्र दिया हुआ है। फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा आपको निकालना है तो 62 फास्फोरस का द्रव्यमान और मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का जो अणुभार होगा वो 222 होगा। और ये जो प्रयोग द्वारा प्राप्त यहाँ पर जो आपको मिला है Mg2P2O7 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, बाद में जो अंत में प्राप्त हुआ है उसका द्रव्यमान हम यहाँ लिखेंगे। और कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान जो प्रारंभ में हमने लिया था उस कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान यहाँ लिख करके हम 100 का गुणा करके फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी हमने जान लिया कि कार्बनिक यौगिक में सल्फर फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा, इसमें जितने भी प्रायः परीक्षा में इस पर आधारित जो गणित पूछे जाते हैं आपको मान दिया रहेगा कितने द्रव्यमान प्राप्त हुआ, कार्बनिक कितना आपने लिया है, इन मानों को आप रख करके हम कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सल्फर या फास्फोरस जो भी आप को क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।